आपका जो सिलेबस है ना, आपके सिलेबस में प्रकाश का परावर्तन को हटा दिया गया है ना, और अपवर्तन आएगा। और अपवर्तन आप लोगों के सिलेबस में हम लोग दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो होता है कि किसी भी समतल पृष्ठ से अपवर्तन, है ना, प्लेन जो हमारा एक पृष्ठ है उससे अपवर्तन हम पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ते हैं गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, है ना। तो इस अपवर्तन को हम दो प्रकार से समझेंगे, और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कुछ प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, तो प्रकाशिकी आपका दो भाग में बटा हुआ है। एक होता है किरण प्रकाशिकी और दूसरा होता है तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में हम प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़ते हैं, प्रकाशिक यंत्र पढ़ेंगे, और तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश की तरंग प्रकृति के हिसाब से हम उसके बारे में व्यतिकरण, विवर्तन और ये परावर्तन अपवर्तन कैसे होता है, इन चीजों को हम उसमें समझेंगे। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट इसमें, है ना? तो चलिए, परावर्तन आपके टॉपिक से हट गया है, लेकिन परावर्तन को थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा उसका डिटेल ध्यान रखिए कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चल करके किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाए। कैसे बच्चों? जैसे ये आपका मान लीजिए एक परावर्तक सतह है ना, और एक प्रकाश किरण इस माध्यम से चल करके आ रही है। यहां माध्यम कोई भी हो सकता है ना, माध्यम आपका वायु हो सकता है, कांच हो सकता है, जल हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो जब एक प्रकाश किरण यहां से चल करके आती है, इस माध्यम में यहां से चल करके आ रही है, देखिए ऐसा आया, और आकर के जब ये परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तो टकराने के पश्चात ये उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब परावर्तन में कुछ इसके नियम भी होते हैं, तो ये तो आप समझ गए। पहली चीज जो ध्यान में रखना है कि प्रकाश आपका एक माध्यम, जिस माध्यम से चल करके आ रहा है, वापस उसी माध्यम में लौट जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? परावर्तन। क्लियर रहेगा? ध्यान ये। अच्छा, परावर्तन में कुछ नियम जो हम पढ़ते हैं बच्चों कि देखिए, ये जो आपका यहां पर हमने डाला, जिस बिंदु पर ये टकरा रहा था आकर के, यहां पर हमने डाली एक लाइन, लंबवत रेखा खींची हमने, सतह के लंबवत ना, हमेशा कहां कैसी खींची? सतह के अभिलंबवत। इसका नाम भी वही हम बोलते हैं, अभिलंब, है ना। तो परावर्तन का सबसे पहला नियम कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अच्छा सॉरी, ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? आपकी आपतित किरण, है ना, आपतित किरण। ये क्या हो जाएगी आपकी? चूंकि परावर्तन हो रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, और इसको हम कहते हैं अभिलंब। ठीक है बच्चों, यहां ध्यान रखिएगा, आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है, ये जो कोण आपका बन रहा है, इसको हम कहते हैं आपका आपतन कोण। क्या कहेंगे बच्चों इसको? आपतन कोण। और फिर परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरण है, ये अभिलंब से जो कोण बनाती है, इसको हम कहते हैं आपका परावर्तन कोण। तो ये कुछ सिंपल चीजें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, परावर्तन कोण। ठीक है, तो परावर्तन के नियम एक बार सुन लीजिए। परावर्तन का पहला नियम क्या है हमारा? कि आपतित किरण, देख रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही बिंदु पर, एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, पहली चीज, है ना। एक ही फेज, एक ही तल पर कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप लोग लेते हो ना इस प्रकार से, ये x है, ये y है और ये z है, तो ये एक्स वाई जो होता है, ये पूरा का पूरा एक तल है ना, तो सदैव जो ये किरणें होती हैं वो एक ही तल पर होती है, ध्यान रखना है। तल पर कहने का मतलब बिंदु से यहां पर तात्पर्य नहीं है। जैसे कोई क्रिकेट बॉल है, आप उसको फेंकते हो सीधा फेंक रहे हो, है ना, गूगली नहीं फेंक रहे हो, तो बॉल क्या होगी? सीधा जाएगी, एक बिंदु पर टकराएगी और टकरा करके फिर वापस उछल करके चली जाएगी उसी सीधी रेखा पे ना, है ना, विचलित ना होकर के। तो इसको हम कहेंगे आपका परावर्तन। ठीक है, तो पहला नियम था आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम था आपका कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट इसमें? चलिए, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं और इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल करेंगे।
कि बच्चों अपवर्तन क्या है, तो ध्यान से समझिए। अभी आपने देखा था कि प्रकाश हमारा किसी एक ही माध्यम में चल रही है और एक माध्यम में चल करके किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराई थी, और टकराने से क्या हुआ, वापस उसी माध्यम में लौट गई वो, है ना। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों, हमने यहां पर दो प्रकाशिक माध्यम रख दिए। प्रकाशिक माध्यम कहने का मतलब क्या, ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश चल सके, जिनमें प्रकाश चल सके। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जैसे मान के चलिए कि यहां पर हमारे पास में इस प्रकार से हमने एक सतह लिया, यहां पर कोई एक माध्यम है जिसको हम बोलते हैं माध्यम पहला मान लेते हैं, और इसके जस्ट नीचे ये कोई माध्यम है दूसरा। ठीक है बच्चों, अब ये कोई भी माध्यम हो सकते हैं ना, इसको मैं मान लेता हूं वायु ले लेता हूं, इसको मैं जल मान लेता हूं, इसको वायु मान लेता हूं, इसको कांच मान लेता हूं, इसको कांच, इसको जल, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रकाशिक माध्यम जिसमें आपका प्रकाश गमन कर सकता हो, प्रकाश चल सकता हो। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें प्रोसीजर को समझिएगा कि कैसे अपवर्तन किसे कहते हैं। तो बच्चों देखिए कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चल करके, है ना, किसी एक माध्यम से चल करके किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये प्रकाश किरण है आपकी, ये चल करके आ रही है, यहां पहले माध्यम से चल करके आ रही थी और अब यहां पर ये कहां प्रवेश कर रहा है, दूसरे माध्यम में। कहां प्रवेश कर रहा है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जब भी कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपने मार्ग में विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है का मतलब क्या बच्चों, कि हम समझते हैं कि प्रकाश किरण हमेशा बिल्कुल सीधी रेखा पर चलती है। प्रकाश किरणें कैसी चलती हैं, सीधी रेखा पर। देखिए बिल्कुल ऐसा, ये प्रकाश के जाने का रास्ता है, लेकिन प्रकाश सीधा ऐसा न जा करके ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपना मार्ग बदल देता है। मतलब हो सकता है कि ये यहां से ऐसे जाने लगे, हो सकता है ये ऐसे जाने लगे, समझ रहे हैं। तो मैंने बोला कि ये मान लीजिए इस प्रकार से जा रहा, जाना कहां चाहिए था, इसको इस दिशा में जाना चाहिए था, लेकिन जा किधर रहा है, उसके थोड़ा सा अलग। क्लियर है बात ये। तो यही हमारा परिभाषा भी है प्रकाश के अपवर्तन का, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपना मार्ग छोड़ देती है। और प्रकाश की इसी पूरी परिघटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात ये। अब मैंने बोला कि प्रकाश भाई या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। अब ये किस पे निर्भर करेगा, तो ये निर्भर करेगा देखिए उस माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम के जोड़े पर। ठीक है, तो अब यहां कुछ कुछ टर्म्स जो हमको इसमें जरूरी है उन चीजों को समझिए आप थोड़ा सा। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि हम हमेशा अभिलंब डालते हैं। प्रकाश कहीं भी किसी भी बिंदु पर टकरा रही है तो हम वहां पर क्या बनाएंगे, अभिलंब। अभिलंब कैसा होता है, सतह के हमेशा लंबवत। तो देखिए जरा, ये हमने ये एक इस तरीके से कुछ दिनों से ये वाली लाइन मेरी बिगड़ गई है सीधी खींचने के लिए, ये ऐसा सीधा दिख रहा है। चलिए तो ये जो प्रकाश किरण यहां से चल करके आई, इस बिंदु पर ये टकराई ना, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी कौन सी किरण है, ये आपकी आपतित किरण। कौन सी किरण है ये, आपतित किरण। और ये टकराने मतलब माध्यम में आने के बाद जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, कहां प्रवेश कर रही है ये, दूसरे माध्यम में, तो ये जो प्रकाश किरण है इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अपवर्तित किरण। ठीक है, और ये जो हम सतह पर जिस आपके आपतन बिंदु पर हम जो लंब डालते हैं इसको हम क्या कहते हैं आपको बच्चों, अभिलंब।
ठीक है। तो यहां अभिलंब मैंने बड़ा सा दोनों साइड पे बना दिया ना, पिछली बार में हमने एक ही साइड पे बनाया था। कारण क्या है, क्योंकि यहां माध्यम दोनों जगह पर है, दोनों के लिए बिंदु वही है, आपतन बिंदु है ना, और फिर वहां से आपतित किरण अपवर्तित होकर के वहां से चलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आप इसका नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने नाम दे दिया एन डैश। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो फिर से एक बार बात करें कि अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसी पूरी परिघटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर है? और जैसे हमने माध्यम का नाम लिया, तो माध्यम क्या है? माध्यम जिसमें प्रकाश गमन कर सकता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? है ना? आने वाली किरण जो आपतित हो रही है क्या कहलाती है? आपतित किरण। और ये किरण आपका अभिलंब से जो कोण बनाएगा इसको हम बोलेंगे क्या? आपका आपतन कोण। क्या बोलेंगे इसको? आपतन कोण। और फिर ये अपवर्तित हो जाएगी, और ये अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाएगी ये वाला, इसको हम लिखते हैं R, और ये क्या कहलाता है? आपका अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे इसको हम लोग? अपवर्तन कोण, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल, है ना। अपवर्तन को अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात इसमें? कोई डाउट बच्चों इसमें? तो चलिए यहां तक बेहतर रहा। आगे अब हम पढ़ते हैं इसमें अपवर्तन के हमारे नियम, है ना। क्लियर है बात इसमें? जो कुछ चीजें अपन ने मेन पॉइंट्स बोले हैं उनको ध्यान में रखना है। अभी हम बात करते हैं बच्चों अपवर्तन के नियम में, है ना। अपवर्तन के नियम, ठीक है। तो यहां हम बच्चों दो नियमों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या होता है आपका? सबसे पहला नियम वही है जो आपके परावर्तन का होता है। कौन सा वाला? कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, है ना, और आपतन बिंदु। ध्यान से देखिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु, जहां पर यह आपतित हो रहा है, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। दूसरा, है ना, क्या क्या चीजें मैंने बोली थी एक बार देखिए, लिख लेते हैं हम लोग। आपतित किरण, है ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब व आपतन बिंदु, है ना, आपतन बिंदु, है ना। ये सभी एक तल पर होते हैं, सभी एक तल पर होते हैं। क्लियर है बात बच्चों इसमें? कोई दिक्कत देते हैं? फिर दूसरा जो नियम है हमारा, अब यहां ध्यान से समझिए, नोट डाउन करते रहिएगा अभी, है ना। तो दूसरा नियम किसे कहते हैं बच्चों? बहुत ध्यान से समझिए। दूसरा नियम जो अपवर्तन का नियम है, इसको हम लोग स्नेल नियम भी बोलते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसको साइंटिस्ट जो जिनका नाम स्नेल है उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया हुआ था। और दूसरा नियम क्या कहता है? बहुत ध्यान से समझिए इसको। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या, ध्यान से समझिए, आपतन कोण की ज्या। तो आपतन कोण क्या है आपका? आई, और आपतन कोण की ज्या से मतलब क्या समझे आप लोग? उसका साइन, है ना, साइन मतलब होता है ज्या। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, है ना, फिर से ध्यान समझिएगा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव बराबर रहता है या नियत रहता है ना। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहेगा। हमने बोला, ध्यान से समझिएगा, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, ये हो गया आई आपका आपतन कोण, और उसकी ज्या अनुपात किस पे? अपवर्तन कोण की ज्या, साइन आर।
इनका अनुपात सदैव नियत होता है। क्या होता है बच्चों? यहां पर नियत होता है। क्लियर है बात? ये है आपका अपवर्तन का दूसरा नियम। इसी को हम कह सकते हैं कि ये साइन आई बटा साइन आर जो है बच्चों, ये दरअसल बराबर होता है म्यू के, एक नियतांक के, जिसको हम कहते हैं यहां पर म्यू, है ना? क्या बोलेंगे इसको हम लोग? म्यू। इसको आप ऐसा भी दर्शा सकते हैं, इस म्यू पे ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से मैं लिख रहा हूं इसको। मैंने लिखा 1 म्यू 2। क्या लिखा मैंने बच्चों? 1 म्यू 2। इसका मतलब क्या समझे? 1 म्यू 2 का मतलब होता है, देखिए जो लास्ट में है ना, अलग अलग प्रकार से हम इसको लिखते हैं। इसको बोलते क्या है हम? इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या हम कहें इसको हिंदी पे अपवर्तन गुणांक। क्या बोलेंगे इसको? अपवर्तन गुणांक। क्लियर है बात इतनी? अपवर्तनांक, है ना? अपवर्तनांक बोलते हैं। तो देखिए साइन आई बाई साइन आर किसके बराबर है? 1 म्यू 2 के बराबर है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे इसको लिखता है इस तरीके से 2 म्यू 1, ऐसा भी लिखा जा सकता है, या 1 म्यू 2 ऐसा भी लिखा जा सकता है। वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना? हमारा मेन मोटिव क्या था? हमारा नियम क्या था दूसरा वाला? कि आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव क्या रहता है? नियत रहता है। और नियतांक हमने यहां पर लगा दिया, जिसको हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अब ये अपवर्तनांक क्या है? तो ये अपवर्तनांक दरअसल कि प्रकाश मेरा जिस माध्यम में आपतित होता है, आपतित होने के बाद जिस माध्यम में अपवर्तित हो रहा है, तो यहां हम बोलते हैं कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, है ना? प्रकाश की जो ये परिघटना है अपवर्तन वाली, वो किस में घटित हो रही है? दूसरे माध्यम में हो रही है। पहले माध्यम में तो सीधे चल करके आ रहा है, दूसरे माध्यम में ये क्या कर रहा है? अपने मार्ग से विक्षेपित हो जा रहा है। तो हम कहेंगे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? पहले माध्यम के सापेक्ष। तो यहां यही पढ़ते हैं हम लोग, इसको क्या पढ़ेंगे? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। या इसी को उल्टा पढ़ दे तो हम लोग क्या बोलेंगे? पहले माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। बात किसका कर रहे हैं? दूसरे माध्यम का ही कर रहे हैं ना? तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। याद रहेगा? हम सिंपली म्यू भी लिख सकते हैं, और म्यू कब लिखते हैं? जब यहां पर कोई एक माध्यम हमारा वायु हो। क्या हो? वायु या निर्वात हो। ठीक है, तब हम उसकी जगह पर सिर्फ म्यू लिख सकते हैं, या इसे भी हम आगे चल करके सिर्फ म्यू डालेंगे। कैसे, वो अपन आगे देखते हैं इसमें। तो क्लियर है बात बच्चों? अपवर्तन के नियम आपको क्लियर हो गया? दोनों नियम। पहला नियम क्या था? एक बार फटाक से रिकॉल करें। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, चारों एक ही तल पर होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी आपकी? आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव नियत होता है, और इसको हम बराबर किसके मानते हैं? 1 म्यू 2 या म्यू अपवर्तनांक के बराबर मानते हैं। और इसी नियम को हमने क्या कहा था बच्चों? स्नेल का नियम भी कहा था। किसका नियम है ये? स्नेल का नियम। कोई डाउट इसमें, है ना? इतना बिल्कुल ध्यान में रखिए इसको। अब हम पढ़ते हैं कि ये अपवर्तनांक क्या है ना? अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, इन चीजों को हम समझते हैं। अपवर्तन क्या है समझ गए, अपवर्तन के नियम क्या है ये भी समझ गए। अब यहां पर एक चीज और देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे एक टॉपिक की, माध्यम, है ना? तो ये माध्यम क्या है ना? तो जैसे हमने बोला इसको प्रकाशिक माध्यम। क्या बोला हमने बच्चों? प्रकाशिक माध्यम, जिसमें प्रकाश गमन कर सकता है ना। ठीक है, तो ये प्रकाश किरणों का मुड़ना क्या होता है? तो दरअसल जब प्रकाश किरणें अपने मार्ग से अपवर्तित हो रही हैं, अपने मार्ग से विचलित हो रही हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है माध्यम में परिवर्तन। कारण क्या है इसका? माध्यम में परिवर्तन। मतलब जब भी कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो हमेशा वो अपने मार्ग से अपवर्तित हो जाएगी, कुछ चीजों को छोड़ करके, है ना? कुछ नियमों को छोड़ करके। कब कब, वो हम आगे देखेंगे। तो माध्यम में हम बात करते हैं बच्चों, दो प्रकार के माध्यम में इसमें। पहला होता है आपका सघन माध्यम, और दूसरा होता है आपका विरल माध्यम। पहला हमने बोला क्या? सघन, और दूसरा बोला हमने बच्चों विरल, है ना? तो सघन माध्यम क्या है? तो ऐसे माध्यम जिनका प्रकाशिक घनत्व तो अधिक है,
जिनका प्रकाशिक घनत्व अधिक है वो क्या कहलाएंगे? सघन। और ऐसे माध्यम जिनका प्रकाशिक घनत्व कम है वो क्या कहलाएंगे? आपके विरल, है ना। अब देखिए सीधी सी बात है, एक सिंपल सा हम एग्जांपल लें। जैसे मान लीजिए आपने एक लिया शक्कर का डब्बा, है ना, घर में आपके किचन में शक्कर का डब्बा होगा ना, शक्कर का डब्बा और नमक का डब्बा। अब शक्कर के डब्बे में चम्मच डाल के देखो ऐसे, और नमक के डब्बे में चम्मच डाल के देखो, क्या फर्क पड़ता है? देखो क्या कभी क्या होता है? नमक वाले में बिल्कुल दम लगाना पड़ता है ना, ये अंदर जाए, है ना। और शक्कर वाले में आसानी से चला जाता है, थोड़ा कम दम लगाना पड़ता है ना। तो कारण यही है, नमक के जो अणु है, नमक के जो पार्टिकल है, जो कण है, बहुत पास पास में है ना, तो किसी भी वस्तु को उससे होकर के जाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। यही चीज होता है सघन माध्यम के साथ में भी कि जब कोई प्रकाश जो है किसी सघन माध्यम में चलता है तो उसका वेग घट जाता है। अभी आगे हम वेग में भी समझेंगे और ये अपवर्तनांक को भी क्लियर करेंगे। क्लियर है बात ये इसमें? तो सघन कहने का मतलब मात्र इतना सा हुआ कि आप ऐसा मानिए कि उसका प्रकाशिक घनत्व तो क्या है? ज्यादा है, मतलब उसके अणु जो है बहुत पास पास में है, क्लोजली पैक है। क्लियर है बात ये? और विरल मतलब क्या? उसका प्रकाशिक घनत्व कम है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है डाउट, है ना ये? अब जैसा कि हमने बात करा अभी कि हम बात करने वाले थे किसके बारे में? अपवर्तनांक के बारे में। किसके बारे में? अपवर्तनांक। तो ये अपवर्तनांक क्या होता है? तो बहुत सिंपल सा आप इसका डेफिनेशन दे सकते हो, जो आपने अभी पढ़ा हुआ था अपवर्तन के दूसरे नियम में। क्या डेफिनेशन दे सकते हैं आप लोग? आपतन को किसी भी अपवर्तन पृष्ठ में, है ना, ध्यान से देखिएगा, किसी भी अपवर्तन पृष्ठ में या अपवर्तन सतह में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। उसी को तो हमने जो नियत था उसी को हमने क्या कहा? अपवर्तनांक कहा था। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? अब ये अपवर्तनांक जो होता है, अच्छा, इस अपवर्तनांक को आप एक और प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। वो परिभाषा हम इसके प्रकार से समझेंगे। तो हम इसके दो प्रकार लिखते हैं। पहला होता है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक, है ना। पहला क्या बोलेंगे बच्चों हम? निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है। और दूसरा आपका जो है ये होता है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर है बात ये? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक यहां पर किसे कहते हैं, है ना। निरपेक्ष अपवर्तनांक को आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, RI। और सापेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे इसको? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ध्यान से समझिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब क्या कि जब भी कोई प्रकाश किरण वायु से चल करके किसी दूसरे एक माध्यम में प्रवेश करती है। पहला माध्यम कौन सा है? वायु। या तो वायु हो या तो निर्वात हो, या वायु हो या तो निर्वात हो। तो जब उस माध्यम से चल करके वह किसी वायु या निर्वात वाले माध्यम से चल करके किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। दूसरा माध्यम मतलब क्या? कांच, जल, है ना, उसमें प्रवेश करती है। तो दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, तब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वायु या निर्वात से। तो मान लीजिए वायु या निर्वात को हमने लिखा यहां पर, सपोज मैं लेता हूं A, और जो दूसरे माध्यम किसी में जो प्रवेश कर रहा है उसको मैंने क्या नाम दिया? 2। तो A म्यू 2, है ना। इसी को ही हम लोग सिर्फ डायरेक्टली लिखते हैं क्या? म्यू, है ना। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे ग्लास का चाहिए तो म्यू G लिख देंगे, है ना। पानी का चाहिए, वाटर का चाहिए तो W लिख देंगे। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। यहां लिखने का मतलब क्या हुआ कि वायु या निर्वात के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये लिखने का मेरा मतलब था, जिसको हम क्या कहते हैं? आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत इसमें? निरपेक्ष अपवर्तनांक का एक और परिभाषा आप ध्यान में रखिए, एक और सूत्र ध्यान में रखिए। निरपेक्ष अपवर्तनांक ये बराबर होता है हमेशा प्रकाश के वेग, किसके? प्रकाश का वेग
और बटे पे सॉरी यहां हमने ऐसा कर दिया, हाँ, निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में, है ना, प्रकाश का वेग और बटे पे हम लोग कहते हैं माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग। तो ये एक फॉर्मूला आपको इसमें ध्यान में रखना है ना। निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब हम क्या कहेंगे, या कोई भी अपवर्तनांक जो है उसका फॉर्मूला यही रहेगा, है ना। तो म्यू बराबर क्या लिखेंगे हम, निर्वात में प्रकाश का वेग और बटे पे माध्यम में प्रकाश का वेग। इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, म्यू बराबर हम लिख सकते हैं सी बटा वी। सी क्या है आपका, प्रकाश का वेग है ना निर्वात में, और भी क्या है आपका, उस माध्यम में प्रकाश का वेग है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है इसमें? तो बच्चों जैसे हम लोग बोलते हैं कांच, अब निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम सिर्फ अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं किसी माध्यम का। जैसे हमने बोला कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, वायु या निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, जिसको हम सिर्फ क्या कह रहे हैं, कांच का अपवर्तनांक। क्लियर है बात ये, है ना। तो वो कौन सा अपवर्तनांक है आपका, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर है बात ये। तो सापेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं बच्चों, है ना। यहां हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम तुलना यहां पर किससे कर रहे थे, वायु से ना। इसको ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट म्यू लिखना, ठीक है, जिसका भी अपन निकालेंगे इस पे। फिर अगला जो है हमारा, उस पे हम बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, तो जैसे कोई प्रकाश किरण हमारा एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। अब देखिए, दूसरे पहले वाले माध्यम का भी अपना एक घनत्व है और दूसरे वाले माध्यम का भी अपना एक घनत्व है ना। तो जैसे हमने इसको लिखा, ध्यान से देखिए, समझिएगा कि पहले वाले माध्यम के सापेक्ष दूसरे वाले माध्यम का अपवर्तनांक, ये इसको हम कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। और इसको हम दर्शाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिखते हैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ऐसे लिखते थे ना हम लोग इसको, किसी भी मीडियम के लिए। यहां m डाल देता हूं मैं इसमें ऊपर वाले पे, देखिए ध्यान से, 1μ2। इसका मतलब क्या समझे आप, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको ध्यान में रखना है, बार बार पढ़ कैसे रहा हूं, किसको बोल रहा हूं मैं, आगे इनका काम आना है बहुत ज्यादा। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है किसके, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पे पहले माध्यम। तो यहां जब मैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोला गया, इसका मतलब क्या समझे आप, यहां इसका मतलब हुआ दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, और बटे पे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। है ना। यहां हमने क्या लिखा हुआ है, μ2, और इस तरीके से किसको दर्शाते हैं हम लोग, निरपेक्ष अपवर्तनांक को दर्शाते हैं। और μ2 मतलब क्या हुआ, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर है बात ये, कोई डाउट इसमें? इसी चीज को यदि आप वेग के हिसाब से लिखना चाहो, वेग के सूत्रों में, तो याद करिए जरा, ध्यान से देखिएगा, 1μ2 है ना, बराबर कितना है आपका, μ2 बटा μ1। अच्छा, μ2 का जब आप सूत्र लगाओगे वेग वाला, याद करो, देखो क्या लिखा था, μ बराबर c बटा v। तो μ2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, c बटे पे v2, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, बटे पे क्या, μ1 मतलब क्या लिखेंगे, c बटा v1, है ना, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग। c यहां से कट जाएगा, बराबर पे ये बचेगा आपका v1 बटा v2। क्लियर है बात इतनी? तो μ2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर μ2 बटा μ1, और ये बराबर होता है v1 बटा v2 के। वेग हमारे बदल जाते हैं। क्लियर है बात ये, कोई डाउट इसमें? तो इसके हिसाब से आप यहां से ही देखो ना, और यहां से भी आप देख सकते हो इसको, आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो। बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अपवर्तनांक जो है वो उस माध्यम में प्रकाश के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। इसका मतलब कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, उसमें प्रकाश का वेग कम होगा।
है ना, और जिसमें अपवर्तनांक कम है उसमें प्रकाश का वेग अधिक होगा। ठीक है बात, इसमें कोई दिक्कत इसमें? तो इतने चीजों को आप ध्यान रखिए, नोट डाउन करें।